है आदमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आदमी, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि जिमिन के डैड ने जिमिन को ब्लड दे दिया था और बाकी सब भी घर चले गए थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन को ब्लड देने के बाद जिमिन को एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है। यूंगी वही था, वो कब से जिमिन से मिलना चाहता था। जैसे ही जिमिन अकेला था, उसने इनसे पूछकर वो जिमिन के रूम में गया। उसने देखा कि जिमिन अभी भी होश नहीं है। यूंगी वहाँ एक चेयर पे बैठ गया और उसने जिमिन का हाथ पकड़ा। मोची, अब तो उठ जाओ, कितनी देर तक सोते रहोगे? तुम्हें पता है हमारे बच्चे भी घर चले गए तुम्हारे मॉम डैड के साथ। वो बहुत मिस कर रहे थे तुम्हें पता है तुम एक हफ्तों से अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हें यह बात पता है ना? प्लीज़ जिमिन, उठ जाओ ना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं सबको दिखा रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से मुझे ही पता है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। प्लीज़ जिमिन, प्लीज़ उठ जाओ। यूंगी ने अपना सर जिमिन के हाथ के पास ले जाते हुए कहा। वही दूसरी ओर इन अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी उसे कॉल आया और इन जानता था कि कॉल आना ही था। उसने गहरी सांस ली और कोशिश की कि वो गुस्से में लगे। बोलो, इन ने कहा। क्या मतलब कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए? क्या मतलब मैं अपना वकील ले लूँ? युनवू ने वहाँ से चिल्लाते हुए कहा। तो और मैं क्या करूँ? मैंने जो तुम्हें पेपर्स भेजे तुम मुझे साइन कर दो बस। और हाँ, और अपनी बेटी की कस्टडी लेने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें अच्छे से पता है कि बेटी 18 वर्ष तक अपनी माँ के साथ ही रहती है। इन इतना कहकर कॉल काट दिया और हल्का से मुस्कुराया। फिर अपने वर्क पे काम करने लगा। फिर दोबारा इनवू को कॉल आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल काटने की? इनवू ने चिल्लाते हुए कहा। चिल्लाना बंद करो, चिल्लाना मुझे भी आता है। और बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? इन ने कहा। तुम मुझे अचानक से सिर्फ डिवोर्स पेपर नहीं भेज सकते और तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं लिसा से नहीं मिल सकता? तुम्हें लिसा की परवाह भी है? तुम्हें लिसा का नाम भी याद है? इन ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें याद है तुमने कब अपने बच्ची के साथ लास्ट टाइम स्पेंड किया था? जब देखो बिजनेस ट्रिप में रहते हो। कहीं तुमने और कोई परिवार तो नहीं बना लिया है ना वहाँ? इन ने कहा। तुम बातों को उल्टी डायरेक्शन में लेकर जा रही हो। इनवू ने उधर से कहा। मुझसे जमाल लड़ाने की कोशिश से बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें पता है मैं तुमसे बड़ा हूँ। इन ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ मुझे पता है तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन तुम इस तरह मुझे डिवोर्स पेपर नहीं भेज सकते। मैं कल ही वहाँ वापस आ रहा हूँ। तुम यहाँ आओ या मत आओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस डिवोर्स पेपर मुझे साइन करके भेज देना। इन ने कहा और उसने कॉल कट कर दिया। और वही नामजिन जब घर पहुँचे तो उसके दोनों बच्चे सो चुके थे। सुबिन तो युनजुन और जेनी के पास जाना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल अभी वो लोग अच्छी कंडीशन में नहीं थी। उसकी मोम अच्छी कंडीशन में नहीं थी, तो जिन नहीं चाहता था कि जिमिन को पेरेंट्स को ज़्यादा दुख उठाना पड़े। वैसे भी ते भी नहीं है बच्चों को संभालने के लिए वहाँ। जिन ने ते को बहुत समझाया कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन ते मानने को तैयार नहीं था। वो जिमिन के साथ ही रहना चाहता था। इसीलिए आखिर में उन सब ने कोशिश करना छोड़ दिया और उन्होंने ते को नहीं मनाया और वो सब घर आ गए। जूनी, तुम्हें नहीं लगता जिमिन के फादर ने यूंगी को कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से चाटा मारा था? जिन ने अपने बेड में बैठते हुए कहा और एक लंबी आह भरी। तुमने सही कहा, मुझे भी लग रहा है कि यूंगी को बहुत ज़ोर से चाटा पड़ा होगा। नामजुन ने अपना वॉच निकालते हुए कहा। हाँ, लेकिन इसमें यूंगी की क्या गलती है? और देखा जाए तो है भी। जिन ने कुछ सोच कर कहा। जैसे? नामजुन ने जिन की ओर देखा और वो अपने कपड़े उतारने लगा। अगर जिमिन ने कोशिश नहीं की तो यूंगी ने भी तो कोशिश नहीं की ये जानने की कि उसके साथ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। उसे तो बस इतना पता था कि जिमिन बिजी है, लेकिन उसने ये जानने की कोशिश नहीं की क्यों बिजी है। जिन ने ऊपर सीलिंग की ओर देखते हुए कहा और नामजुन जो फ्रेश होकर बाहर आ चुका था। जूनी, जिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, अगर तुम यूंगी की जगह रहते और मैं जिमिन की जगह रहता तो तुम क्या करते? जिन ने कुछ सोच कर कहा। जिन सुनो, आर्यन ने कहा और उसने टॉवल सोफे पे रखा और वो जिन के पास आकर बैठा और उसका हाथ पकड़ लिया।
यूंगी और जिमिन वो दोनों अलग है, तुम और मैं और हम दोनों अलग हैं। अगर हम उसकी कंडीशन में होते तो शायद चीज़ें कुछ अलग होती, लेकिन हम एक दूसरे से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आर्यन ने कहा। आज शायद काई के लिए रात बहुत लंबी होगी, जिन ने कुछ सोचते हुए कहा। तुमने क्या कहा? आर्यन ने जिन की ओर देखते हुए कहा। क्या? मैंने क्या कहा? जिन ने कहा। अरे वहाँ से उठ गया। चलो मैं जा रहा हूँ, मैं भी फ्रेश होने, जिन ने कहा। और वो बाथरूम में चला गए। जिन ने कहा था क्या स्काई के लिए रात लंबी होगी, इसका क्या मतलब है? आर्यन ने कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर बाद जिन वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला। तुम बताओगे तुमने हॉबी को क्या बोला है? आर्यन ने जिन की ओर देखते हुए कहा। कुछ नहीं, मैंने उसे बस कहा है कि तुम दोनों आपस में चीज़ें सॉल्व कर लो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुमने बस इतना ही कहा है। तुम अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेते? जिन ने अपना मेकअप रिमूव करते हुए कहा। जिन, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, जिन ने अपने चेहरे पे क्रीम अप्लाई करते हुए कहा। और वो वहाँ से उठकर अपने बेड पर आ गया। मेरा बेबी सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है, उसने तेहुन के छोटे छोटे हाथ पकड़ते हुए कहा। और तेहुन ने नींद में ही जिन का हाथ पकड़ लिया। जूनी देखो, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये कितना क्यूट है ना, जिन ने कहा। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन तुम्हें पता है? जिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। नहीं, ये मेरे जैसा नहीं दिखता है। आर्यन ने भी अपने बच्चे के पास आते हुए कहा। ध्यान से देखो, इसकी आंखें तुम्हारी जैसी है। आर्यन ने जिन की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें उसकी आंखें कैसी नज़र आ रही है? वो अभी आँख बंद करके सो रहा है। जिन ने आंखें रोल करते हुए कहा। मेरा मतलब जब वो जागता है तो तुम गौर से देखना, आर्यन ने कहा। मैं इतनी रात को भी ये नहीं सोचने वाली कि उसकी आंखें मेरे जैसे दिखता है कि नहीं। मैं तो चला सोने, मैं सच में आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जिन ने कहा। और वो अपनी साइड जाकर लेट गया। पर जिन, मैंने कहा ना मुझे नहीं और कुछ बात करना, जिन ने कहा। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और आर्यन ने भी आखिरी में हार मान ली। और वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ते और जंकुक बैठे हुए थे। चलो ना हम घर चलते हैं, जंकुक ने ते की ओर देखते हुए कहा। मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाऊंगा यहाँ वापस, मुझे यही रहना है, ते ने पाउट करते हुए कहा। देखो, यूंगी ने कहा है कि हम जा सकते हैं। योंग बोला करो उसे, ते ने कहा। देखो ते, तुम और योंग एक ही होम टाउन से, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी साइड लोगे, जंकुक ने ते की ओर देखते हुए कहा। तो तुम और जिमिन, तुम भी तो एक ही होम टाउन से हो ना, ते ने जंकुक की ओर देखते हुए कहा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं देगू में ही बड़ा हुआ हूँ, जंकुक ने कहा। हाँ, तुम देगू में बड़े हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बुसान से नहीं हो। असली में तुम्हारा होम टाउन तो बुसान ही है ना, ते ने कहा। हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, हम चले, जंकुक ने ते की ओर देखते हुए कहा। लेकिन मुझे जिमिन की हालत में छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। अगर क्या होगा, आधी रात को वो मायरा वापस आ गई तो जिमिन से कुछ बदलावा लेने? वो वापस नहीं आएगी, एक और आवाज़ आई। और दोनों पीछे मुड़ के देखे। वहाँ मायरा का हस्बैंड, जो कि अब एक हस्बैंड होने वाला था, वो खड़ा था। आप? ते ने खड़े होते हुए कहा। मैं मायरा का हस्बैंड, मतलब सॉरी, एक्स हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने हाथ मिलाते हुए कहा जंकुक से। एक्स हस्बैंड मतलब? ते ने कंफ्यूज होते हुए कहा। क्या आप दोनों ने डिवोर्स ले ली? अभी तो नहीं, मैंने बस एप्लीकेशन फिल किया है, जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर आते ही मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा, उसके हस्बैंड ने कहा। और एक बार और मेरे तरफ से क्या जिमिन और यूंगी को सॉरी बोल देना। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनके सामने जाकर ये सब बोल सकूं। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है, लेकिन जिमिन बहुत दयालु लड़का है, वो ज़रूर माफ़ कर देगा, तेन स्माइल करते हुए कहा। आई होप कि ऐसा ही हो, और डायरेक्टर भी ठीक हो ही चुके हैं, तो मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा। मायरा के हस्बैंड ने कुछ सोचते हुए कहा। आप यहाँ से जा रहे हैं? जंकुक ने कहा। मैं यहाँ बस मायरा के लिए आया था, क्योंकि मायरा को जिमिन से बदला लेना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसमें मायरा की ही गलती है। मायरा ने तो मुझे कुछ और ही बताया था।
اس کے ہسبینڈ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، میں کتنا بیوقوف ہوں نا۔ اس کے ہسبینڈ نے جنگکوک اور تے کی اور دیکھتے ہوئے کہا، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جنگکوک نے کہا، اچھا میں چلتا ہوں، مائرا کے ہسبینڈ نے کہا، اور وہ اپنی کیبن کی اور چلا گیا۔ بیچارہ بہت اداس لگ رہا ہے، تے نے اس کی اور دیکھتے ہوئے کہا، آخر اس میں بھی اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو مائرا تھی نا، سب کیا دھرم مائرا کا ہے۔ جنگکوک نے بھرتے ہوئے کہا، اور وہی دوسری اور جب ہوبی اور کائی گھر پہنچے، ہوبی کنٹینیوسلی کائی کو ہی دیکھے جا رہا تھا، لیکن کائی اسے لگاتار اگنور کیے جا رہا تھا۔ کائی سنو، ہوبی نے آخری میں کائی کو دیکھ کر کرتے ہوئے کہا، میں بہت تھک چکا ہوں، میں روم میں جا رہا ہوں۔ کائی نے کہا اور اس نے ہوبی کا ہاتھ چھڑا لیا اور ہوبی وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ پھر اسے جن کی بات یاد آئی کہ آج تمہیں کسی بھی حالت میں کائی سے اپنی مس انڈرسٹینڈنگ پوری کرنی ہی ہوگی، ورنہ تم لوگوں کو اور کبھی موقع ملے یا نہ ملے۔ ہوبی کھڑا ہوا، اس نے اپنی آنکھیں پوچھی اور گہری سانسیں لی اور اپنے روم کی اور گیا۔ بس بہت ہوا، ہوبی نے کمرے کا دروازہ لگاتے ہوئے کہا، اور وہ کائی کے پاس گیا جو اپنی شرٹ کی بٹن کھول رہا تھا اور اسے بیڈ میں گرا دیا اور اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے کائی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ہوبی نے غصے سے کائی کی اور دیکھتے ہوئے کہا، تم میری بات کب سنو گے؟ میں کب سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ ہوبی نے چلاتے ہوئے کہا، لیکن پلک جھپکتے ہی کائی کی جگہ اب ہوبی بیڈ پہ تھا اور اس کی دونوں ہاتھوں کو کائی نے پکڑ رکھا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں جو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ کائی نے ہوبی کی اور دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے اس ایک ہفتے کو کیسے گزارا تھا؟ تمہیں پتہ ہے میں اس ایک ہفتے میں کیا کیا سوچ رہا تھا کہ تم مجھے کیوں اگنور کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہ وجہ بھی پتہ ہے کہ میں تمہیں کیوں اگنور کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو وجہ بھی پتہ نہیں تھی۔ جے ہوپ کہ میں تمہاری نظر میں اتنا بھی ٹرسٹ ورتھی نہیں ہوں کہ تم مجھے بتا سکتے ہو۔ کائی نے پہلی بار جے ہوپ کا نام لیا، ورنہ وہ ہمیشہ ہوبی ہوبی ہی کیا کرتا تھا۔ اور یہ کیا جے ہوپ ہے؟ میں تمہارا ہوبی ہوں، ہوبی نے کائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا ہوبی؟ نہیں، تم جے ہوپ ہو۔ میرا ہوبی مجھ سے کبھی بات نہیں چھپاتا، تمہیں پتہ ہے ہم لوگ مڈل اسکول سے ڈیٹ کر رہے ہیں، ہم نے آج تک کوئی بات نہیں چھپائی، لیکن تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ کائی نے کہا، اب اس کے بھی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کیا میں نے یہ جان بوجھ کے کیا؟ ہوبی نے کہا۔ ابھی وہ بہت غصے میں تھا، کائی کب سے اپنی ہی بات کیے جا رہا تھا، وہ ایک بار ہوبی کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ ہوبی کو بھی تو یہی سب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں دن رات کتنا ڈرا ہوا رہتا تھا، کہیں وہ تمہاری فوٹو وائرل نہ کر دے، کہیں تمہارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ وہ مجھے گندے گندے میسیجز کرتا تھا، وہ مجھے ہمیشہ ڈراتا تھا کہ تم اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، وہ چاہے تو تمہیں پلک جھپکتے ہی مار سکتا ہے۔ میں کتنا ڈرا رہتا تمہیں پتہ ہے؟ ہوبی نے چلاتے ہوئے کہا، جب تمہیں یہ بات پتہ چلی تو مجھے پتہ تھا کہ تم مجھ سے غصہ ہوگے، اسی لیے میں نے تمہیں یہ بات پہلے نہیں بتائی۔ اگر پہلے میں یہ بات تمہیں بتا دیتا تو تم کیا ہی کر لیتے؟ ہم ایک ہفتے سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے، کچھ ہوا نہیں ہوا۔ یہ بہت اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، جیسے کوئی ہیک نہیں کر پا رہا ہے۔ میں اسی بات کو ڈر رہا تھا، اگر وہ ہماری نیوڈ فوٹو وائرل کر دیتا تو کیا ہوتا؟ ہماری ہی بدنامی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ فوٹو ایڈیٹڈ ہے، لیکن باقیوں کو تو نہیں پتہ وہ کیا سوچتے۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، جے ہوپ نے کائی کو چپ کراتے ہوئے کہا، کیونکہ کائی کچھ بولنے کے لیے منہ کھول رہا تھا۔ تم صرف میری بات سنو، تم نے ایک بار بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، تم نے جاننے کی کوشش کی، تم بس یہی سوچ رہے تھے کہ میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں، لیکن تم نے اس کی وجہ نہیں جاننے کی کوشش کی، تم نے ایک بار بھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہوبی نے کہا، اب وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ کیا ہوا کائی؟ کیا تم مجھ سے اگ چکے ہو؟ کیا تم مجھ سے بریک اپ چاہتے ہو؟ ہوبی نے کہا۔ ہوبی کیسے کہتے ہی کائی نے ہوبی کو کس کر لیا اور اس کا منہ بند کر لیا۔ دونوں قریب 5 منٹ تک ایسے ہی پیسمیٹلی کس کر رہے تھے، اور پھر کائی نے کس بریک کیا اور جے ہوپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے بریک اپ کر سکتا ہوں؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں تم سے غصہ ہوں، تو کیا میں تم سے غصہ رہنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے مجھے؟ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تھی، جسٹ تم امیجن کرو کہ میرے جگہ تم رہتے، اگر میں ایسا بہیو کرتا تو تم کیا سوچتے؟ تمہارے دماغ میں کیا چلتا؟ ہاں تمہیں بھی تو یہی لگتا کہ نہ میں تمہیں چیٹ کر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب مجھے یہ بات پتہ چلی تھی تو میں کتنا ڈر گیا تھا کہ کوئی تمہیں دھمکا رہا ہے۔ میں تو اس آدمی کو جلد سے جلد پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبانا چاہتا ہوں، تمہیں پتہ ہے؟
काई ने कहा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहूँगा? कभी नहीं जेहोप, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही, क्या इसी वजह से तुम्हें ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है? काई ने जेहोप की ओर देखते हुए कहा। जेहोप इतने देर से अपनी नज़रें चुरा रहा था, वो काई की आंखों में देखने लगा। सच बताओ जेहोप, क्या यही वजह है? जेहोप ने कुछ नहीं कहा और उसने अपनी आंखें झुका ली और काई भी जेहोप को ऊपर सो दिया और वह जाने लगा। लेकिन जेहोप ने काई के हाथ रोक लिया और उसे अपनी ओर किया और कस के गले लगा लिया। मैं डर रहा था, अगर ये फ़ोटो वायरल हो जाती तो तुम मेरा साथ रहते कि नहीं रहते। मुझे बहुत गंदे थॉट आ रहे थे, बस इसीलिए मुझे लगा कि अगर इसीलिए हमारी शादी नहीं हो रही है। जेहोप ने कहा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? तुम मेरी ज़िंदगी हो। मेरे लिए अपना ये करियर कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए तो बस 2 टाइम का खाना और तुम मेरे साथ रहोगे और एक छत, मैं इतने ही में खुश हूँ। मुझे कभी ये चाहिए नहीं था जो हम आज हैं। हाँ, मैं एक डांसर बनना चाहता था, लेकिन हम आइडल बने। हमने अपने सपने पूरे किए, हमने एक साल स्ट्रगल किया। तुम्हें पता है ना, तुम्हें वो दिन याद है ना? काई ने जेहोप की आंखों में देखते हुए कहा। अभी दोनों ही रो रहे थे, क्योंकि दोनों ने ही बहुत लंबे समय बाद अपने दिल की बात एक दूसरे से की थी। और जेहोप कंटिन्यूअसली अपना सर हिलाया जा रहा था। तुम्हें पता है हमने कितनी मुश्किलें सही है यहाँ तक आने के लिए। तुम्हें पता है ना, ट्रेनिंग के रूप में हमें कितनी परेशानियाँ होती थी। हमें खाने को ज़्यादा नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमें सिर्फ स्लिम रहना था। हमें डाइट पे रखा जाता था और उस वक्त कंपनी ने तो ये भी कहा था कि हम डेटिंग नहीं कर सकते। लेकिन मैं कंपनी के खिलाफ गया। मैंने कह दिया कि अगर तुम और मैं डेट नहीं कर सकते तो मैं इस कंपनी में नहीं रहूँगा। मुझे बहुत सी कंपनी के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी हम दोनों साथ थे। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस छोटी सी बात के लिए तुम्हें छोड़ दूँगा? बताओ होबी। काई ने होबी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ यही लगता है कि तुम प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता चलता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। जंग हो सेवक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी तो वो भी कम है। काई ने कहा। लेकिन काई कितने कहते ही जेहोप ने अपना हाथ काई के मुंह पे रख दिया। नहीं, ऐसा मत बोलो प्लीज़, जेहोप ने रोते हुए कहा। तुम्हें पता है, जब हम मिडिल स्कूल में थे तो तुमने मुझे फर्स्ट प्रपोज़ किया था। जेहोप ने काई की ओर देखते हुए कहा। मुझे पता नहीं था कि कभी मेरा क्रश मेरा बॉयफ्रेंड बन सकता है। मैंने ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई थी, लेकिन मैं अंदर से डरता था कि अगर तुम्हें पता चला तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? अगर तुम्हें पता चला कि तुम मेरे क्रश हो, अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? मुझे तो यही लगता था कि जेहोप जो एक डरपोक लड़का है उसे कोई नहीं पसंद करेगा। हमेशा यूं ही मुझे मोटिवेट किया करता था, लेकिन मेरे में कभी हिम्मत नहीं तुम्हें प्रपोज़ करने की। और जब तुमने सामने से मुझे प्रपोज़ किया, उस दिन मेरा दिल बल्लियों चल रहा था। मुझे तो ये कोई सपने की तरह लग रहा था जो फाइनली अब पूरा हो चुका है। रात में काई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, होबी ने कहा। और उसने अपना पैर ऊंचा करके फाइनली काई को किस कर ही लिया। और इस वक्त काई भी खुद को रोक नहीं पाया और वो भी जेहोप को किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। ये करीब 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की भरास थी जो अभी एक बार में निकाली जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ हालात ऐसे थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अभी काई और होबी आखिर में एक ही हो गए। आखिर होबी भी समझ गया कि उसे काई को बताना चाहिए था, और इधर काई भी समझ गया कि इधर होबी की परेशानी थी। और जेहोप काई से किस करते करते उसने अपना हाथ काई के शर्ट के अंदर ले गया और उसके एप्स को टच करने लगा। काई किस के बीच में ही मौन करने लगा। उसने जेहोप का हाथ पकड़ा और उसे उसकी पीठ की साइड कर लिया और जेहोप को मोड़ दिया। उसने अपनी नाक जेहोप के गर्दन के पास ले गई और स्मेल करते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं तुम्हें सच में कितना किस करना चाहता था, तुम्हें हक करना चाहता था, तुम्हारे हाथ पकड़ना चाहता था, तुम्हारी उस स्क्रीम को सुनना चाहता था जब तुम मुझे और के लिए बोलते थे कि काई रुको मत और करो।
काई ने ये सब हंस की आवाज़ में जेहोक के कान के पास आते हुए कहा। जेहोक को तो गूज़बम्प फील हो रहे थे काई की इन सारी बातों को सुनकर। तुम्हें पता नहीं जेहोक, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, काई ने कहा और उसने कस के जेहोक को गले लगा लिया। सच में मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, होबी ने कहा। प्लीज़ रुको मत, होबी ने कहा और काई ने होबी को अपनी ओर पलटा और उसके ऊपर चढ़ने का इशारा किया और होबी किसी क्वाला की तरह काई के ऊपर चढ़ गया। काई उसे ऐसे ही बेड के पास ले गया और उसी पोजीशन में उसने जेहोक को सुलाया और उसके ऊपर ही था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे को किस किए जा रहे थे और इधर उनके हाथ उनके कपड़े खोलने में बिजी थे। जेहोक को ये कोई हेवन का एहसास दिला रहा था जो इसके लिए वो कब से तरसते जा रहा था। आज तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, इतनी बड़ी पनिशमेंट जो तुमने सोची नहीं होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बातें छुपाने की? हाँ, काई ने कहा और उसने अपना हाथ जेहोक के गले के पास ले जाते हुए कहा, तुमने डैडी को नाराज़ किया है तो एक गुड बॉय बनो और डैडी की पनिशमेंट लो, काई ने कहा। और जेहोक जो ये सब सुनकर उसे बहुत शर्म आ रही थी। हालांकि वो उनका पहला बार नहीं था, लेकिन वो जब काई की ओर देखता है तो उसे यही लगता है कि हाँ, ये उनका ही पहला बार है, वो फर्स्ट टाइम लव मेकिंग कर रहे हैं। बेबी जस्ट प्रिपेयर फॉर स्क्रीन माई नेम ऑल नाइट, काई ने कहा और जेहोक लव मेकिंग करने लगे। वही दूसरी ओर यूंगी अभी भी जिमिन के पास ही था और वो वहाँ बैठा बैठा सो चुका था। अपने नींद से उठा और उसने देखा कि वो उसी पोजीशन में सोया हुआ है। वो उठा लेकिन उसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर से एक साइड गले करके सोया हुआ था। उसे आखिरी बार तब याद आई जब जंगकुक ने उसे बताया कि वो ते घर जा रहे हैं और जंगकुक बहुत जल्द घर से वापस आ जाएगा, लेकिन यूंगी ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि वो जिमिन के पास है और ते और जंगकुक वहाँ से घर चले गए थे। यूंगी ने जिमिन की ओर देखा जो अभी भी होश में नहीं आया था। देखो जिमिन, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ होश में आ जाओ, यूंगी ने कहा और वो खुद को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में गया। वो जैसे ही बाथरूम से आया उसने देखा कि उसका मोबाइल बज रहा है और यूंगी आलस से अपने मोबाइल के पास गया और वो फ़ोन को उठाने ही वाला था कि फ़ोन कट गया। इससे भी अभी कटना था, यूंगी ने कहा और वो अपने लॉक ओपन ही कर रहा था कि तभी फिर से कॉल आने लगा। यूंगी ने देखा कि वो उनके हैकर का कॉल था जिसे इन्होंने हायर किया था ताइहोप के केस के लिए। यूंगी ने बिना वक्त गंवाए हैकर का कॉल उठाया। हेलो, हमें पता चल गया है कि वो कौन है, उसने यूंगी से कहा। और वही काई और जेहोक जो एक दूसरे की बाहों में नेकेड सोए हुए थे। उनका रूम बहुत मेसी था। इसे देखते ही पता चल रहा था कि काई ने आज जेहोक के ऊपर जरा सी भी रहम नहीं खाई होगी। ओह नाम जीसस, कृपया इन दोनों पवित्र बच्चों को थोड़ा सा पवित्र कर दे। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू स्टोरी। काई और होबी सोए हुए थे, तभी काई का फ़ोन बजने लगा। पहले तो दोनों में से किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन फ़ोन लगातार बज ही जा रहा था जिससे काई बहुत इरिटेट हो गया। वो और होबी बहुत थक चुके थे और अभी सिर्फ सोना चाहते थे। इसीलिए काई ने सोचा कि वो कॉल को इग्नोर करे और वो इग्नोर करके सोने लगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर से मोबाइल बजने लगा और काई इस बार बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। उसने जेहोक की ओर देखा जो अभी अच्छे से सो रहा था, इसीलिए उसने जेहोक को न उठाने के लिए जल्दी से कॉल की ओर देखा। वहाँ यूंगी था और यूंगी रात के 2:30 बजे कॉल कर रहा था। ये देखकर काई को बहुत अजीब लगा। एक्चुअली जब यूंगी सोया था तो उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और जब वो उठा तो वही 1:45 या 2 बज चुके थे। इसीलिए भी जब उसने काई को कॉल किया तभी रात के 2:30 बज रहे थे। काई ने बड़ी आलस से फ़ोन उठाया और कान पे ले गया। हेलो, क्या हुआ? काई ने आलस से पूछा। क्या जिमिन ठीक है? क्या जिमिन होश में आ गया है? काई, मेरी बात सुनो, यूंगी ने सीरियस आवाज़ में कहा। अब काई को थोड़ा डर लग रहा था और वो उठ के बैठ गया और उसने जेहोक की ओर देखा जो अभी भी सो रहा था। बोलो।
हमें पता चल गया है कि वो कौन था जो तुम्हारी और जेहब की फ़ोटो को एडिट करके जेहब को धमका रहा था। यूंगी ने कहा, कौन था वो? काई ने कहा, मेरी बात सुनो, तुम और जेहब जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाओ। आर्यन और जंगकुक वहीं जा रहे हैं और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिमिन को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। लेकिन मैंने जिमिन के पेरेंट्स को कॉल किया है, उनके पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं, उसकी मॉम यहाँ आ रही है, तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यूंगी ने कहा, नहीं, तुम जिमिन के पास ही रुको, तुम्हें भी जिमिन के पास होना चाहिए। काई ने कहा, अरे नहीं, जिमिन की मॉम और ते यहाँ आ रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम और जेहो प्लीज़ वहाँ चले जाओ, और हाँ, हो सके तो जल्दी जाने की कोशिश करना। यूंगी ने कहा, और काई ने न चाहते हुए भी यूंगी की बात मान ली। वो नहीं चाहता था कि यूंगी वहाँ आए, लेकिन यूंगी इतना इंसिस्ट कर रहा था कि काई से रहा नहीं गया। काई ने कॉल कट किया और एक गहरी सांस ली और उसने जेहब की ओर देखा। वो सोच रहा था कि वो जेहब को कैसे उठाए, लेकिन ये तो करना ही था। इसीलिए थोड़ी देर बाद काई और होबी ने फील किया कि वो दोनों कार में हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, जेहब ने अपनी उंगलियां चबाते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ओके, काई ने कहा। लेकिन अंदर से तो वो भी डर रहा था, लेकिन वो अभी जेहब के सामने ये नहीं जता सकता था कि वो डर रहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बस तुम टेंशन मत लो, काई ने कहा। और थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन पहुँच गए, और जैसे ही वो पहुँचे वहाँ पर जंगकुक भी आ गया। यूंगी ने कॉल किया था। जंगकुक ने कार से उतरते हुए कहा, हाँ, मुझे अभी नामजुन ह्यूंग अंदर ही हैं, वो हमसे पहले ही पहुँच गए थे, और जिन ह्यूंग अभी घर में है बेबीज़ के पास। जंगकुक ने कहा, ओके, कोई बात नहीं, हम अंदर चलते हैं, चले होबी? काई ने होबी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन जेहब बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। हम सब हैं होबीयोंग, आप टेंशन मत लो, जंगकुक ने होबी की ओर देखते हुए कहा। और जेहब ने गहरी सांस भरी और हाँ में सर हिलाया, और वो अंदर गए। वहाँ नामजुन कुछ कर रहा था। आर्यन, काई ने कहा, ओह हाँ, यही है, इन्हीं दोनों के खिलाफ ये सब। आर्यन ने पुलिस ऑफिसर की ओर देखते हुए कहा, आओ, आप ही है किम जोंग की और आप जंग हो सियोक। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, अगर अभी सिचुएशन कुछ और होता तो काई और होबी कुछ अलग रिएक्ट करते कि जैसे वो उन दोनों को नहीं जानता, लेकिन अभी सिचुएशन नहीं थी। हाँ, काई ने कहा, हमने उस साइबर क्राइम को पकड़ लिया है जो आपके साथ यही सब कर रहा था, और वो और कोई नहीं, वो आप ही की कंपनी की मिस्टर काई को हेयर स्टाइलिस्ट है, पुलिस ने कहा। और उसने उसके सामने बैठे हेयर स्टाइलिस्ट की ओर देखते हुए कहा, नो वे। काई ने कहा, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कि हम हैक भी नहीं कर पा रहे थे। नहीं नूना, ये गलत है ना, आपको कोई फंसा रहा है ना, काई ने उसके वहाँ पर आते हुए कहा। लेकिन वो सिर्फ रोए जा रही थी। नूना, मेरा दिल घबरा रहा है, बताओ, ये सब आपको कोई फंसा रहा है ना, आपने ये सब नहीं किया है ना, काई ने उसके पास आते हुए कहा। लेकिन जेहब ने उसे दूर कर दिया। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, मुझे माफ़ करना, उसने कहा, और वो सर नीचे करके रोई जा रही थी। लेकिन काई को अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये यही सब कर सकता है। इतने में ही वहाँ यूंगी आ गया। सब कुछ ठीक तो है ना? यूंगी ने आते हुए कहा। हाँ, सब ठीक है, जंगकुक ने कहा। देखो, हमें अच्छे से पता है कि इन सब के पीछे तुम हो, लेकिन हमें ये भी पता है कि तुम ये अकेली नहीं हो, तो तुम बता दो कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था। जंगकुक ने उस हेयर स्टाइलिस्ट की ओर देखते हुए कहा, अगर तुमने कभी भी काई से सच्चा प्यार किया होगा तो तुम बता दोगी, तुम काई को इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। नामजुन ने भी कहा, वो बहुत ख़तरनाक है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उस हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा, तुम्हारा मतलब? उसका नाम पार्क बोगम है, हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और बोगम की एंट्री हो चुकी है तो बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, जल्दी से 1K करने हैं।